तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले यह पेपर जो है क्यों रखा गया है ये जान लीजिए थोड़ा सा कि क्यों पढ़ना है भाई हमें ग्लोबल सिटीजनशिप। ठीक है, आजकल दोस्तों पूरा विश्व जो है एक बाजार के रूप में बदल गया है जब से इंटरनेट आया है। ठीक है, आज अमेरिका के लोगों से हम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेते हैं ना, मोबाइल के थ्रू हो चाहे इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने के हो। थोड़ा सा समझिएगा, ज़्यादा मैं लेक्चर नहीं दूंगा। ठीक है, वैसे मैं लेक्चरर नहीं हूँ, आपका दोस्त हूँ बस। तो देखिए विश्व जो है एक बाज़ार के रूप में उभर चुका है और इसमें जो है आपस में बहुत सारे हमारे लेन देन भी होते हैं, ट्रांजैक्शन भी होते हैं, साथ ही कल्चरल भी फैसिलिटीज़ बहुत सारा होता है। देखिए जापान का प्लेयर रांची में आके खेला, फिर भारत के प्लेयर कहीं विदेश में जाकर के भी खेलते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हमारे संस्कृति, बाजार, सभ्यता सब कुछ एक दूसरे से मिलजुल रहा है। और साथ में जो है दुनिया आजकल इतना ज़्यादा डेवलप कर रही है कि इससे हमें खतरा भी पैदा हो रहा है, हमारे वायुमंडल को भी खतरा पैदा हो रहा है। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों यह सब्जेक्ट रखा गया है ताकि यह मुद्दा जो है वैश्विक स्तर पे हो। यह सब्जेक्ट यह केवल एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि पूरे दुनिया के लिए है। ठीक है, समझ गए हैं? तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन विश्व को एक तरह से जानने, समझने और उसकी सुरक्षा के लिए तैयार किया गया सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मुस्कुरा के इस सब्जेक्ट को। ठीक है, वैश्विक नागरिक शिक्षा इस सब्जेक्ट का नाम है और सतत विकास ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। यह पेपर दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 50 क्वेश्चन, कुल फुल मार्क्स आपका हो जाएगा 100 नंबर। ठीक है, कितना नंबर? 100 नंबर। पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और OMR शीट पे होगा। ठीक है, आपको गोले करने होंगे, इस तरह से आप गोले कीजिएगा वहाँ पे OMR शीट पे ब्लैक पेन से, और इसके लिए नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी के लिए? झारखंड के, और भारत का भी बोल सकते हैं कि सभी यूनिवर्सिटियों में यह पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव ही होगा, वस्तुनिष्ठ ही होगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। अभी मैं आपको पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। और ये ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर दोस्तों जितने भी यूनिवर्सिटी हैं झारखंड में, सरकारी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सभी में सेम है। सभी जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट एफिलेटेड है झारखंड में, सब का सिलेबस सेम है, मैथ का भी सेम है, इसका भी सेम है। ठीक है, 5% बदलाव होता है, 5% से 10%, 90% सेम होता है अदर स्टेट का भी। ठीक है, अब चलिए बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया, शुरू करते हैं। यह पेपर आपका कॉमन कोर्स का पेपर है, यानी कि सी से कॉमन, सी से कोर्स, कॉमन कोर्स पेपर 6, यानी कि BA BCom BSc और वोकेशनल कोर्स सभी को पढ़ना होगा इसको। ठीक है, देख लेते हैं 2023 में पूछा गया है झारखंड के एक सरकारी यूनिवर्सिटी के द्वारा, और फुल मार्क्स है 100, टाइमिंग 3 आवर है। ठीक है, चलिए देखते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर भी करते जाते हैं। ठीक है, और पास करने के लिए इसमें आपको 100 में से 40 नंबर लाना होगा। अगर आप 40 नंबर लेते आते हैं तो पास हो जाएंगे। आई होप कि जितनी भी जानकारी थी बेसिक नॉलेज वो मैंने दे दिया है। अब क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, एग्जाम में भी आपका, निम्नलिखित में से किसे डॉप्सन इकाई द्वारा मापा जाता है? यानी कि डॉप्सन इकाई दोस्तों एक प्रकार का मशीन है, इससे क्या मापा जाता है? तो दोस्तों इससे जो है ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है? तो दोस्तों वायुमंडल के समताप मंडल, ठीक है, एक मंडल है, वायुमंडल का ही एक भाग है समताप मंडल, इसी पे पाया जाता है। आप लोग नोट करते जाइएगा, समताप मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रेटोस्फेयर, और यहीं पे ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन का सूत्र होता है दोस्तों O3, मतलब यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, O = O3, मतलब O+O+O+। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि 1952 का ग्रेट स्मॉग निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ठीक है, द ग्रेट स्मॉग ऑफ 1952 टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो दोस्तों स्मॉग मतलब क्या होता है? स्मॉग मतलब होता है धुआं।
ठीक है। तो लंदन में बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। और आपने पढ़ा भी होगा, क्या पढ़ा होगा मैं भूल रहा हूँ, आधुनिकरण क्या जो था उसी टाइप से आधुनिकरण, ठीक है। तो लंदन में बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों, वहाँ पे धुआं जैसा कुछ हो गया था 1952 में, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि पूरा शहर धुआंमय हो गया था एक तरह से, और लंदन में हुआ था। इसी को ग्रेट स्मोक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किससे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक प्रकार का कमेटी बैठाया गया था, ठीक है। और यह जो है ओजोन परत की रक्षा के लिए यह कमेटी बैठाई गई थी। अब देखिए ओजोन परत का रक्षा कहाँ है, तो यहाँ पे है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन परत का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि पैंथेरा ओका निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है, ठीक है। पैंथेरा ओका रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों पैंथेरा ओका मतलब क्या होता है, जगुआर का आप नाम सुने, जगुआर, बस जगुआर को ही हम लोग पैंथेरा ओका बोलते हैं, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा ओका, जगुआर हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। और पैंथेरा टिग्रिस बोल दे तो चीता को बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। और पैंथेरा ओका जगुआर होता है। वैज्ञानिक नाम सुने हैं ना, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। तो वैज्ञानिक नाम एक प्रकार का नाम होता है जो कि विश्व के सभी देशों में एक ही होता है। अगर आप अमेरिका में भी जाके बोलिएगा कि आई एम अ होमो सेपियंस, तो वो समझ जाएंगे कि यह आदमी की ही बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन है कि अरे यार इसको तो इंग्लिश में लिख दिया है, देहांग दिबांग, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों देहांग बियांग एक प्रकार का बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब एक तरह से समझ लीजिए, एक तरह से बस समझ आ लीजिए कि एक तरह से आपका राष्ट्र उद्यान है, ठीक है, उसी तरह से होता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये देहांग बियांग राष्ट्रीय उद्यान समझ लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जानते हैं ना, कहाँ है, ईटानगर ना। और यहाँ के सीएम कौन है, प्रेम सिंह तमांग, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया। दोस्तों भारत में पर्यावरण को सुरक्षा के लिए एक कमेटी बैठाई गई और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि हम इसके तहत एक कानून बनाएंगे। एक्ट मतलब होता है कानून, ठीक है। और यह कानून 1986 में पास हो गई। इसी को बोला जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कब पारित हुआ, 1986 में। किसने बनाया, उस समय दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। इन विच ईयर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड, तो राइट आंसर हो जाएगा 1982। अगर पूछा जाए भारतीय वन्य अधिनियम कब लाया गया, भारतीय वन अधिनियम, ठीक है, तो दोस्तों 1927 ईस्वी में सबसे पहले, उस टाइम ब्रिटिश भारत चलता था, समझ लीजिए हम लोग ब्रिटिश भारत में आ गए हैं, पूरा मार खा रहे हैं, अंग्रेजी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अभी रील्स नहीं देखना पड़ेगा, अभी जो आप लोग रील्स देखते हैं ना, या पबजी या बैटल ग्राउंड जो भी खेलते हैं, वो सब टाइम बर्बादी है। तो चलिए, उस टाइम पे भारतीय वन्य अधिनियम बना था। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जैविक विविधता, विविधता मतलब विभिन्नता, ठीक है। जैविक विविधता अधिनियम 2002 निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था, ठीक है। तो जैविक विविधता अधिनियम 2002 निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया, तो यह राइट आंसर हो जाएगा जैविक विविधता अधिनियम। आप लोग जो है क्वेश्चन को भी देख के यहाँ से थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला है जैविक विविधता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको जैविक विविधता एक ही स्थान पे देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी पे। तो जब क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग क्वेश्चन को मिला के देखिएगा, तो ऑप्शन में अगर सेम टू सेम मिल जा रहा है तो मैक्सिमम चांस है कि वही सही हो। अब देखिए कुछ क्वेश्चन का आंसर ऐसा भी हो सकता है कि उसका हिंदी ना किया हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हिंदी नहीं किया हो। अभी तक 2 क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं जिसका हिंदी नहीं किया गया है। क्वेश्चन है वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, ठीक है। तो दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस
हम लोग प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाते हैं, हाल ही में मनाया गया, ठीक है। और 2024 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। मैं भूल गया हूँ, मुझे याद था, मैंने करंट अफेयर लिखता हूँ यार, लेकिन क्या बताऊँ, मैं भी कभी कभी टाइम से फेल हो जाता हूँ। कुछ दिनों से करंट अफेयर का मेरा हाल बहुत ख़राब चल रहा है, ठीक है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस। नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आर्द्र भूमि मतलब समझते हैं ना, भूमि में नमी बनाए रखना, ठीक है, जल की स्थिति थोड़ा सा बनाए रखना, उसी को बोलते हैं आर्द्र भूमि। नेक्स्ट है विश्व में वायु प्रदूषण का उच्चतम स्रोत क्या है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो है हमारा वायु में जो प्रदूषण फैल रहा है उसका मेन कारण क्या है, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मतलब क्या, मोबाइल जो फ़ोन चलाते हैं, नहीं, ऑटोमोबाइल मतलब होता है गाड़ी, घोड़ा, घोड़ा नहीं यार, मतलब उस खाने का बात है, 2 पहिया, 4 पहिया, 8 पहिया, जितना भी पहिया वाले वाहन हैं, इन सभी को हम लोग ऑटोमोबाइल के थ्रू इसके अंडर में रखते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल कंपनी जितने भी वाहन हैं जो तेल से चलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक से चलते हैं, कुछ भी तरीके से चलते हैं, इसी को बोलते हैं दोस्तों ऑटोमोबाइल। और ऑटोमोबाइल विश्व में सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषण का कारण है वाहन। इसलिए मैं यार, मुझे कहीं जाना भी होता है ना, सामने जगह जैसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो अपने मैं साइकिल का यूज़ करता हूँ। लोग बोलता है यार इतना कमाता है तुम, साइकिल जाता है, तो मैं अब जो समझता है उसको बता देता हूँ यार कि बस एक्सरसाइज भी हो जाता है, थोड़ा सा वायर प्रदूषण भी कम होता है। जब मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में जाना होता है तब मैं बाइक का यूज करता हूँ, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हैं, लोग कुछ भी कहें, आप अपना ईमानदार रहिए यार। देशभक्ति केवल सेना में भर्ती होने से नहीं है, आप अपने देश के अंदर भी रह के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप देशभक्ति कर सकते हैं। लोगों को दिखाना ज़रूरी नहीं है, बस अपने आप में करना ज़रूरी है, ठीक है। ये पेपर पढ़ना केवल आपको किताबी ज्ञान लेना नहीं है, रियल लाइफ में आपको इन सब चीज़ों को पालन करना है, तभी आप इसका रियल फ़ायदा उठा पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताजमहल मार्बल कैंसर से क्यों पीड़ित है, ठीक है। जो ताजमहल है दोस्तों, यहाँ पे मार्बल कैंसर इसको बोल दिया गया है। ताजमहल में सुने होंगे कि कुछ दिनों से जो है यहाँ पे बरसात के कारण जो होता है अम्ल वर्षा, उसके कारण ताजमहल का जो कलर है चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसा सुने होंगे आप, क्यों हो रहा है, वाई। तो दोस्तों हमने अभी बोला अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा होता है, अम्ल वर्षा किसे होते हैं, जब वर्षा का जल जो होता है जिसका पीएच मान एक रेंज से नीचे हो जाता है, 5.6 या समथिंग होता है, इसके नीचे अगर हो जाता है इसका पीएच मान, तो यह अम्ल वर्षा हो जाती है, जिसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड के अंश होते हैं, और यह जब किसी भी पदार्थ पे गिरता है तो उसको जो है डिस्कलर कर देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके जब बरसात स्टार्टिंग होता है ना, सावन का महीना स्टार्टिंग हो जाता है, उस टाइम पे जो गिरता है वर्षा, वह अगर गंजी वगैरह में गिर जाए ना, वाइट कलर का अगर गंजी या फिर कोई गमछा वगैरह रहेगा, तो देखिएगा काला काला टाइप का हो जाता है। वो क्या है, जनरली अम्ल वर्षा है। अम्ल वर्षा हो गया था जिसके कारण जो है आपके जो भी है गंजी गमछी, उनका कलर जो है डिसलॉक हो जाता है, थोड़ा सा डिस्कलर हो जाता है, काला काला टाइप से हो जाएगा, ठीक है। आपने गौर किया होगा, अगर याद है तो बोलिए हाँ। चलिए आगे देखते हैं, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया, ठीक है। सतत विकास दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1980 ईस्वी में आया था। अब देखिए सतत विकास क्या है, तो ऐसा विकास, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं सतत विकास। इसका अर्थ होता है, सतत विकास किसे कहते हैं, तो ऐसा विकास जिससे हम वर्तमान समय में भी विकास करें और आने वाला हमारे पीढ़ी को भी कोई नुकसान ना हो, ठीक है, इसे ही बोलते हैं सतत विकास, ठीक है। मतलब हम भी यूज करेंगे और आने वाला हमारा नाती पोता पोती उन लोग भी सेफली यूज करेगा, इसी को बोलते हैं सतत विकास, ठीक है। अपना भी फायदा और आने वाला जो हमारा जनरेशन है उसका भी फायदा, ऐसा ना कि हम ही उपयोग करके सब खत्म कर दें, ठीक है। तो यह कब आया, 1980 ईस्वी में सतत विकास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष में की गई, तो किस वर्ष में की गई थी दोस्तों, किसकी, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ये एक इंटरनेशनल लेवल का आयोग है, इसमें बहुत सारे देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। भारत भी इसका सदस्य देश है और इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन है जिसको आपको याद करना होगा, और याद कैसे होगा, प्रत्येक जो अभी पढ़ रहे हैं इसको नोट कीजिए, ठीक है। पूरा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, ठीक है। आपको छोड़ने का भी मन करेगा लेकिन छोड़ना नहीं है, मेहनत करना है। फिर सुबह जब उठिएगा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टॉयलेट जाइए, उसके बाद तुरंत 10 मिनट लगेगा दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिए इसको, बस पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर एक बार दिन में किसी टाइम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे पे रिवाइज कर लीजिएगा। 3-4 दिन कीजिएगा ना, किसी भी चीज़ को, कितना भी कठिन टॉपिक हो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तरीका मैंने बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के मानकों में शामिल नहीं है। अब देखिए कौन सा ऐसा चीज़ है जो सतत विकास की परिभाषा में शामिल नहीं है। पहला है वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी होना चाहिए आपके अंदर नहीं, मतलब जो भी है, ठीक है। तो कैरिंग करने की क्षमता होनी चाहिए, वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा है दोस्तों इंटर और इंट्रा जनरेशन इक्विटी, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके मानक में ये शामिल नहीं है। अब बोलिएगा ये मानक क्या है, तो अभी जो मैंने बताया एक संस्था बनाई गई है विश्व लेवल पे, उन्होंने कुछ मानक रखे हैं, ठीक है। उसके अंतर्गत में वो बी नंबर ऑप्शन नहीं आता है। बाकी लैंगिक असमानता और विविधता, ये इसका मानक है, ठीक है। जेंडर डिस्पैरिटी एंड डाइवर्सिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 मिनट, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के मानकों में शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका शामिल नहीं है, बी नंबर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में जानना होगा आप लोगों को। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो देखिए नीति आयोग का एक अध्यक्ष होता है। अब बोलिएगा ये नीति आयोग क्या है, पहले इसको तो बता दीजिए भाई साहब। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ। नीति आयोग फुल फॉर्म याद रखिए सबसे पहले, NITI, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रवर्तन निदेशालय करके कुछ इसका नाम है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये हो गया। ये क्या है दोस्तों, भारत में पहले पंचवर्षीय योजना चलता था, आपको याद होगा, ठीक है। 5 साल में एक वो योजना आती थी, उसको पंचवर्षीय योजना कहा गया था। तो पंचवर्षीय योजना को अब बंद कर दिया गया। 2012 से 17 लास्ट पंचवर्षीय योजना था, जिसको बीच में ही ऑफ कर दिया गया जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, ठीक है। अब भारत में है कुछ भी चीज़ बढ़िया, पॉलिटिक्स आपको आना ही है। तो जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई 12 से 17 का चल रहा था, लेकिन इसको जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उस टाइम पे इसको बीच में रोक दिया गया, ख़त्म ही कर दिया गया। बोला पंचवर्षीय योजना आज से ख़त्म, अब इसके स्थान पे एक नया योजना आएगा जिसको नाम दिया गया नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग, इसको भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थिंक टैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। थिंक टैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष, वह देश के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। अब इसका एक प्रधानमंत्री के साथ साथ एक CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसको बोलते हैं, ठीक है। CO, शॉर्ट में हम लोग CO बोलते हैं, एक्चुअली होता है CEO, ठीक है। इसको शॉर्ट में CO बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अभी कौन है नीति आयोग के CEO? तो दोस्तों प्रत्येक कंपनी का एक CEO होता है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बोल रहा था कि देखिए हम लोग एक छोटा मोटा स्टार्टअप किए हैं, ये हमारा CEO है। और उसमें स्टार्टअप में क्या था मालूम है? एक ठेला था, और ठेला में जो आदमी बेच रहा था, ठीक है, उसको बोल रहा है कि हम इस कंपनी का ऑनर है, ठीक है। और जो छाँक रहा था, मतलब हलवाई, वो बोल रहा हम इस कंपनी के CEO हैं। कॉमेडी समझ रहे हैं ना बात को? तो आदमी व्यापार से आता है ना, तो CEO होता है। तो इसके CEO कौन है नीति आयोग के? सुमन बेरी, ठीक है, याद रख लीजिएगा, सुमन बेरी। चलिए मैं कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। अगला है सेज का पूर्ण रूप क्या है? SEG, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का भी फुल फॉर्म आपको आ सकता है, ठीक है। तो सेज का फुल फॉर्म है दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। भारत को पार्ट्स में बांट दिया जाता है कि यह स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इस खाद के लिए, यह स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इस खाद के लिए, ठीक है। तो यह होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट है विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक नाम सुने हैं,
इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका का राजधानी है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, यहीं पे वर्ल्ड बैंक पूरे विश्व का एक बैंक है। विश्व के सभी देश, सभी नहीं, 147 या आसपास इसके सदस्य हैं। ठीक है, इतना देश मिलकर वहाँ पे पैसा का लेन देन करते हैं, जमा करते हैं, ऋण लेते हैं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक है। और इसका दूसरा नाम है IBRD। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। याद रख लीजिएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी ने वैश्विक बाजार में प्रवेश किया। ठीक है, तो किसके तहत वैश्विक बाजार में प्रवेश किया? बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वैश्विक बाजार में प्रवेश किया। कौन वैश्विक बाजार में प्रवेश करने का अनुमति दिया? कोई तो संगठन होगा ना भाई, ना ऐसे ही डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। दोस्तों, विश्व में सभी देश मिलकर एक संगठन बनाया है व्यापार करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे संगठन आपको पढ़ने पड़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत। इसको बोलते हैं हम लोग WTO। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन इसको बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व व्यापार संगठन। और इसमें सभी देश इसके सदस्य हैं। विश्व के लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं। और जितने भी देश सदस्य हैं, मान लीजिए कि 160 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार कि WTO के कितने सदस्य देश हैं। ठीक है, मैं जिसको नहीं सकता हूँ उसको बता देता हूँ कि यहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो WTO के सदस्य देशों की संख्या मान लीजिए 160 है। तो 160 देश आपस में किसी भी देश में जाकर के वो व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, भारत जो है WTO का सदस्य कब बना? तो ये बनता है 1995 या 2005 था जी, मुझे याद नहीं आ रहा है। 1995 था या 2005 था, इसी टाइप से बना था। और इससे पहले जो है इसका नाम था GATT, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, पहले नाम था GATT, बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया WTO। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा कि भारत में WTO कब हस्ताक्षर किया। ठीक है, चाहे भारत विश्व व्यापार का अंग कब बना। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, या तो 1995 होगा या फिर 2005 होगा। मेरे ख्याल से 2005 ही होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी, क्या है? रिस्ट्रिक्शन फॉर फॉरेन ट्रेड। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विदेशी व्यापार के लिए प्रतिबंध हो सकता है? मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो चीज़ है ना, यह विदेश से सामान लेने या खरीदने के लिए रोक लगा देगा। देखिए, सेल टैक्स, बिक्री टैक्स, यह रोक नहीं लगाता है। इंपोर्ट टैक्स जो है रोक लगाता है। मतलब जैसे बोल दिए कि चीन, अगर भारत में तुम सामान बेचेगा, तुम्हारा सामान का दाम 5 रुपया है, तो हम तुमको लगा देते हैं इंपोर्ट टैक्स 500%। 500% मतलब तुम्हारा 5 रुपये का सामान है ना, तो 25 रुपया हम तुमसे फ़ायदा लेंगे, अब तुम बेचो सामान। ठीक है, तो अब ये दाम कितना रखेगा भारत में? यह रख देगा 5 रुपये का सामान है तो हम रख देंगे, ले भाई हम 40 रुपया सामान का दाम रख दिए। मतलब कितना? 5 8 40, ये 800% सामान का दाम रख दिया है। ठीक है, और ये 500% भारत सरकार को दे रहा है। ठीक है, मतलब कितना? 30 रुपया जो है 500% रख दिया, 25 रुपया यह भारत सरकार को दे रहा है, 40 रुपया दाम है, तो 15 रुपया जो है इसका 5 रुपया मुनाफा, 5 रुपया जो है इसका अपना मूर है, तो 10 रुपया फ़ायदा तो चीन लेगा। और ये 25 रुपया जो टैक्स आया, यह कहाँ से आया? भारत के लोगों से आया, ये टैक्स वसूला गया। ठीक है, तो इंपोर्ट अगर ज़्यादा लगाएगा ना, तो ऐसा में कंपनी सब बोलेगा यार मेरा तुम 5 रुपया का सामान है, हम 30 रुपया में, अगर 40 रुपया में मेरा सामान नहीं बिका तो हम क्या करेंगे? घाटे में तो गिर जाएंगे। इसलिए इंपोर्ट टैक्स जो है ज़्यादा लगा दिया जाता है जब किसी देश के सामान को रोकना हो तो। ठीक है, समझ गए? इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो थोड़ा सा दिमाग खुल गया जाएगा। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा होगा तो दिमाग खुल गया होगा आपका, और नहीं खुलेगा तो धीरे धीरे खुल जाएगा रहते रहते। नेक्स्ट है, पंचमहल स्थित है। तो दोस्तों, पंचमहल कहाँ पे स्थित है और यह यहाँ पे क्यों जिक्र आया, ये भी बात है भाई। तो दोस्तों, पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी पे स्थित है।
और यह जो है आगरा के तर्ज पे बनाया गया है। जैसा हमारा आगरा है ना उसी तरह से पंचमहल भी है। और यह वर्तमान समय में जैसा ताजमहल इसका कलर बदल रहा है, पंचमहल का भी कलर बदल रहा है, इसलिए यहाँ पे जिक्र में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं के संकलनों में सबसे प्रसिद्ध किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो कबीर की जितनी भी रचनाएं हैं इनको किस नाम से ज़्यादा फेमस है? तो इसको हम लोग बीजक के नाम से जानते हैं। ठीक है, बीजक। अब इसमें थोड़ा सा साहित्य भी पढ़ना है आपको, मैंने बताया है कि साहित्य भी आपको जानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मूर्तिकला शैली 3 धर्मों अर्थात हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रभावित थी? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जो है हिंदू धर्म का ही अंग माना जाता है। ठीक है, और यह भारत के संविधान के कितना अनुच्छेद था मुझे याद नहीं आ रहा, अनुच्छेद के तहत जो है हिंदू धर्म, जैन धर्म और आपका सिख धर्म, ये तीनों धर्म हिंदू धर्म के ही अंग हैं। कौन कौन? बौद्ध, जैन और सिख हिंदू धर्म के अंग हैं। ठीक है, अनुच्छेद कितना था जी मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए जो भी है। तो यह जो है कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों यह मथुरा शैली से प्रभावित है। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ किस शैली से हैं? तो दोस्तों ये मथुरा शैली, ये तीनों धर्म मथुरा शैली से प्रभावित हैं। ठीक है, मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जादू पटिया पेंटिंग झारखंड की किस जनजाति की चित्रकला शैली है? तो जादू पटिया जो है संथाल जनजाति की चित्रकला शैली है। ठीक है, एक होता है कोहबर। कोहबर मतलब समझते हैं? कोह मतलब होता है गुफा, कोह एक मिनट इसको हो होगा बर, कोह मतलब गुफा। ठीक है, जादू पटिया में तो पेंटिंग होता है, बहुत सारा जंतु जानवर होते हैं, जंगली जानवर, बाघ बैल हो गए हैं, आपका मोर वगैरह। कोहबर पे हम लोग बात करते हैं। कोह मतलब होता है गुफा, बर मतलब होता है आपका दूल्हा। ठीक है, तो गुफा में दूल्हा दुल्हन जाता है शादी के बाद, इसी को बोला जाता है कोहबर। नेक्स्ट है हमारा, पशुओं के सम्मान में, एक मिनट इसको भी जान लीजिए। संथाल जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और संथाल झारखंड के अलावा आपका बहुत सारे राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और नॉर्थ ईस्ट के असम साइड में भी है। ठीक है, और इनकी भाषा है एक संथाली, जो कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है, पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? आप लोग बोल दीजिए जल्दी। सोहराय होगा ना, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मिल गया सोहराय। इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो बैल की पूजा की जाती है। ठीक है, साल में एक बार सोहराय बैल की पूजा की जाती है। इसको बैल को हम लोग गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? डांगर बोलते हैं। ठीक है, डांगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनको उस टाइम पे बरद खूंटा, जिसको जलीकट्टू के नाम से तमिलनाडु में जलीकट्टू के नाम से जाना जाता है, सेम बरद खूंटा को, जिसमें सांड को खूंट दिया जाता है एक गांव में अखड़ा में, और वहाँ पे आदमी खेलते हैं उसके साथ एक तरह से। ठीक है, कैंसर में बोल रहा हूँ यार, केसर ए हिंद एवं संथालों का देवदूत किसे कहा जाता है? ठीक है, तो केसर ए हिंद एवं संथालों का देवदूत डॉक्टर कैंपबेल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, और क्यों बोला जाता है? तो इन्होंने संथाली साहित्य में बहुत ज़्यादा काम किया है। डॉक्टर कैंपबेल केसर हिंद और संथाली साहित्य का देवदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा? तो संथाल विद्रोह को जो है जन क्रांति कहा। संथाल विद्रोह के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। ठीक है, संथाल विद्रोह, आपने नाम सुना होगा सिद्धू कानू मुर्मू, नाम तो सुने हैं बहुत बार, लेकिन क्या है नहीं जानता, बस नाम ही सुने हैं ना, आप लोग को यही पता होगा। चलिए, सिद्धू कानू मुर्मू, सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, और इसके साथ और एक था चांद, और एक है भैरव। ठीक है, चांद भैरव, ये 4 आदमी थे। और इसकी एक सिस्टर थी, क्या नाम था उसका, क्या नाम है जी, सावित्री नहीं, मुझे याद ही नहीं रहता है इसी टाइम पे। तो चलिए जो भी है, तो ये 4 आदमी थे। ठीक है, और आपका यह विद्रोह हुआ था 1855 में। कब? 1855 में। 1857 की क्रांति होने से पहले ही यह विद्रोह हो चुका था। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग संथाल परगना का एरिया का नाम सुने, संथाल परगना, जहाँ पे दुमका आता है, ठीक है, देवघर आता है, जामताड़ा आता है, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और
आपका क्या 6 जिला हो गया ना। हाँ, तो इन्हीं जिलों में, इन सब जिलों में यह जो है विद्रोह हुआ था 1855 में। किसने किसने किया था? तो सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद और भैरव। हाँ, और इनकी जो सिस्टर थी, चांद और भैरव की सिस्टर, उनका नाम था फूलो झानो। क्या नाम था? फूलो झानो। 1 मिनट, गलत लिखा, फूलो, ठीक है, झानो। नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? फूलो झानो, ठीक है। यह क्या है दोस्तों? फूलो झानो उनकी सिस्टर थी और इनके नाम पे दुमका में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है। जैसा रिम्स हॉस्पिटल है, पीएमसीएच है, केएम मेमोरियल हॉस्पिटल है, एमजीएम हॉस्पिटल है, उसी तरह से फूलो झानो मेडिकल कॉलेज है। कहाँ पे? दुमका में, ठीक है। इनके ही नाम से बनाया गया है। और फूलो झानो एक योजना भी चलता है, आप लोगों ने घर में देखा होगा, फूलो झानो लिखा होता है, फूलो झानो योजना, दीदी बाड़ी योजना टाइप से, ठीक है। तो ये था संथाल विद्रोह। इसी को जो है एक अंग्रेज राइटर थे, उनका नाम था कार्ल मार्क्स। इन्होंने कहा कि भारत का प्रथम जन क्रांति है संथाल विद्रोह, जो कि इन लोगों ने किया था, सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने, ठीक है। बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, आप लोग भी परेशान हो जाइएगा, बोलिएगा यार एक बार में कितना क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है, इसको आप लोग को करके बताना है, अगर सकिएगा तो ठीक, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे इसको। सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है जो लोह कर्मी थे? मतलब कि लोहे को गलाकर, आपने देखा होगा बाजार वगैरह में कि लोहे को गलाकर स्टील बना देता है, ठीक है। और इसका नाम कुछ अ से शुरू होता है, अ। अब चलिए हम हिंट भी दे दिए हैं, थोड़ा सा बता दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप रांची आते हैं तो रांची में एक म्यूजियम है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, ठीक है, म्यूजियम। वहाँ पे जाइएगा तो झारखंड की 32 प्रकार की जनजातियों का पूरा विवरण है, पूरा एक तरह से माहौल लगेगा कि हाँ वाकई में मैं झारखंड से मिला हूँ भाई। सच में एकदम अंदाज बदल जाएगा अगर आप वो म्यूजियम घुसिएगा तो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। कल हम करेंगे मैथ का क्वेश्चन, ठीक है, फिर एक दिन करेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन। इसी तरह से प्रत्येक दिन शाम को एक वीडियो कॉमन कोर्स का आएगा और दिन में सभी वीडियो पार्ट्स करके आपका ARC मेजर और IVS का डाला जाएगा, ठीक है। थैंक यू। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाय।